प्रिय लर्नर्स, आज इस चैनल पर आपका स्वागत है और आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं विलयन में, और वो है हमारा विसरण एवं परासरण। विसरण क्या होता है, इसे अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं, और परासरण क्या है, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो पहले हम विसरण लीजिए। विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों, अलग अलग सांद्रता के दो विलयन हो, या किसी शुद्ध विलायक में विलेय मिलाया गया हो, विलेय तथा विलायक के अणुओं की वह प्रवृत्ति जिसके कारण परिणामी विलयन की सांद्रता समान हो जाती है। परिणामी विलयन की सांद्रता समान हो जाती है। ठीक है, ये हमारा विसरण होता है। माने विलयन संबंध बन जाता है। विलेय तथा विलायक या विभिन्न विलयनों के अणु की गति दोनों तरफ से चलती है, अर्थात तनु विलयन से सांद्र में तथा सांद्र विलयन से तनु में, और विलयन सम्मान हो जाता है। तो ये हमारा विसरण कहलाता है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पात्र है कोई, इसमें यहां तक कोई विलायक भरा हुआ है, और आप मान लीजिए कि वो जल है। अब इस जल में कोई एक ऐसा रंगीन पदार्थ डाल करके देखिए जो नीचे इसकी पैनी पर बैठा है। मान लीजिए ये पदार्थ हमने यहां डाला, तो अब क्या होगा कि इसके कण ऐसे चलते, ऐसे उठते हुए मालूम पड़ते हैं, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये कण और ये सब इसमें घुल मिल करके एक जैसा हो जाता है। ठीक है, फिर आप इसको क्या कहेंगे, समांगी विलयन। तो ये विलयन कैसा बन जाता है, समांगी बन जाता है। तो इस तरह से जो फैलने की क्रिया है, इसको हम कहते हैं विसरण। माने विलायक के अणुओं की वह प्रवृत्ति जिसके विलेय और विलायक जिसके कारण परिणाम विलयन सांद्र विलयन बन जाता है। माने इसमें क्या है कि वो यहां से उठते हैं और एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। ऐसा ही नहीं है कि ये द्रव ठोस में होता है, ये ऐसा गैस में भी होता है। गैस में जैसे कि कोई कमरा है और उस कमरे में आप मानते हैं कि गैस है, और किसी एक कोने में आप इत्र की एक कोई शीशी खोल दीजिए, उसका मुंह खोल दीजिए। थोड़ी देर बाद आप दूर खड़े हैं तो आपको ये पता लगने लगेगा कि हमको इत्र की गंध आ रही है। वो इत्र की जो खुशबू आ रही है वो कैसे आई, क्योंकि वहां से जो इत्र की वेपर्स निकली, वो वेपर्स विसरण के द्वारा उस पूरी गैस में फैल गई। तो इसे हम कहते हैं विसरण की क्रिया। ठीक है, फिर एक बात समझ लीजिए, विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों या विलेय को विलायक में कोई भी हो, परस्पर मिलाए जाने पर विलेय तथा विलायक के अणुओं की वह प्रवृत्ति जिसके कारण परिणाम विलयन की सांद्रता समान हो जाती है। सांद्रता समान हो जाती है। असमान सांद्रता के विलयन है, दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी। या आपने कोई ठोस विलायक डाला हुआ है तो वो विलयन में घुल जाएगा, सारे विलयन की सांद्रता फिर एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, अब कोई गैस है, गैस में कोई मान लीजिए रंगीन गैस छोड़ रखी है, तो उन सबका रंग मिलकर के एक जैसा हो जाएगा। या गंध है उसमें, तो सारी में गंध एक जैसी हो जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखिए इस प्रक्रिया को मैं आप करके भी दिखा देता हूँ।
कि किस तरह से। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2-4 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं। ये हमारे पास 2-4 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले रहा हूँ। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जिस समय पे मैं, अब देखिए ये पास क्रिस्टल हैं और इन क्रिस्टल को इस जल में डाल रहा, आप देखेंगे कि विसरण की क्रिया होगी। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये विसरण की क्रिया होना शुरू हो गई है। अब धीमे 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 ये क्या करेंगे कि समांगी विलयन बना देंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब ये असमान है ना, आपको दिखाई दे रहा है ये वृक्ष सा बन रहा है। और अब मैं इसे कुछ, ठीक है ना, अब ये क्या है कि यहाँ विलेय के कण, इसमें जो विलेय के कण हैं वो इस विलायक में चलने लगे हैं, फैलने लगे हैं। तो ये जो फैलने की प्रवृत्ति है, चाहे वो विलायक के अणुओं की हो, चाहे वो विलयन के अणुओं की हो, ये जो फैलने की प्रवृत्ति है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विसरण कहते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अब देखिए ये फैल रहे हैं चारों तरफ और ये विसरण की क्रिया इसमें हो रही है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो पहले से अब देखिए ज़्यादा इसमें फैलाव हो गया है, धीमे धीमे फैल रही है, दिख रहा होगा आपको उठते हुए नीचे से दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी विसरण की क्रिया। अब वो बात आती है कि ऑस्मोसिस क्या है या परासरण क्या है। देखो अब आप फिर देख लीजिए, पहले से बिल्कुल ज़्यादा घुल गया है और ये तेजी से घुल रहा है इसमें, तो ये पूरी विसरण की क्रिया हो जाती है। अब देखा कितना समानता आ गई विलयन में, धीमे धीमे देखो फिर ये उठ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब क्या है, ये विसरण की क्रिया होगी। आपको दिखाई दे रहा है इसमें लपेटा से मार रहे हैं कण, एक दूसरे में मिल रहे हैं। तो ये ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विसरण। अब मैं आपको परासरण की क्रिया के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास विलायक है, अब ये मैंने पहले से ही इसमें रख रखा है। देखिए ये हमारे पास किशमिश है, आपको दिखाई दे रही होंगी ये किशमिश। देखिए मैं एक एक किशमिश आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये बिल्कुल पिचकी हुई हैं और ये देखिए ये बिल्कुल पिचकी हुई किशमिश हैं मेरे हाथ में, है ना। अब इनमें से मैंने कुछ किशमिशों को एक शुद्ध जल में डाला हुआ है। ये शुद्ध जल में डाली हुई किशमिशें हैं जो कि ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होंगी कि गोल गोल हो गई हैं, फूल करके बिल्कुल इनकी सिकुड़न मिट गई है, क्योंकि इसमें अंदर क्या चला गया है, ये शुद्ध विलायक चला गया है। तो अब इसी क्रिया को मैं दिखाने के लिए आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब इनको यदि मैं सांद्र नमक के विलयन में डाल देता हूँ तो इसमें कुछ सिकुड़न आ जाएगी। अब देखिए मैं ये विलयन बना रहा हूँ सांद्र विलयन नमक का, तो उसमें कुछ सिकुड़न आ जाएगी। ये तो ये अब देखिए मैं इसमें ये प्योर विलायक है, जल है, जिसमें आपको दिखाया है कि वो हमारी जो किशमिशें हैं वो फूल गई हैं। अब इसको मैं सांद्र विलयन नमक का बनाई दे रहा हूँ, इसमें नमक फूल करके तो ये सांद्र विलयन बना रहा हूँ इसका पूरा। देख लीजिए ये इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं इसे फूल करके सांद्र विलयन बना रहा हूँ। अब क्योंकि ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया धीमे धीमे होती है तो ये थोड़ा सा समय लेती है। आप देखेंगे कि उसमें कुछ सिलवटें आ जाती हैं, क्योंकि जो अंदर का शुद्ध विलायक है वो बाहर की तरफ आने लगता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये हमारा कंसंट्रेट विलयन मैं बना रहा हूँ इस नमक का। और ये देखिए हमारा सामने विलयन बन गया है, तैयार हो गया है। अब जो किस्में से मैंने आपको फूली हुई दिखाई हैं, उन किस्में को मैं इसमें डाल रहा हूँ। देखिए आपके सामने ही डाल रहा हूँ, फिर आप पता लगेगा कि क्या स्थिति है। देखो ये हमारी वही फूली हुई किस्में सी हैं, ये हमारे पास फूली हुई किस्में से हैं। अब इन फूली हुई किस्में को जो अभी आपको दिखाया है उसे मैं इसमें डालेगा। अब देखते हैं कुछ देर बाद इनकी क्या स्थिति होती है। तो अब पहले जब तक ये क्रिया हो रही है तब तक पहले आप इसकी परिभाषा समझ लीजिएगा। देखिए, जिस क्रिया द्वारा तन विलयन का विलायक या केवल विलायक की हम चर्चा करेंगे, शुद्ध विलायक किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली, देखो एक खास बात ये है कि ऑस्मोसिस में अर्ध पारगम्य झिल्ली होना आवश्यक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, कैसे बनती है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली को स्वतः पार करके सांद्र विलयन में विसरित होते हैं, उसे परासरण कहते हैं। माने तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक का बहाव हो जाता है और अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली में ऐसी खूबी होती है कि ये विलय के कणों को इधर उधर नहीं जाने देती, बल्कि विलायक के कण इधर उधर निकल जाते हैं। ठीक है, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ इनका प्रवाह हो जाता है, स्वतः प्रवाह हो जाता है। तो उस क्रिया को हम ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। या दूसरी तरह से ऐसे कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। किसका? विलायक का। विलायक स्वयं ही अर्ध पारगम्य झिल्ली से तन विलयन से सांद्र की ओर जाए, या फिर विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के और जो कंसंट्रेट विलयन है उसमें से निकल जाते हैं, वहां से विसरित होते हैं। तो ये जो क्रिया होती है इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इसमें क्या है कि परासरण में विलायक के कण झिल्ली के दोनों ओर गति करते हैं, परंतु तन विलयन में सांद्र विलयन की ओर प्रवाह अधिक होने से कुल स्वतः प्रवाह सांद्र विलयन की ओर माना जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सांद्र विलयन के जो शुद्ध विलायक के अणु हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से तन विलयन की तरफ नहीं आते, क्योंकि हमारा कहना ये है कि तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सही बात यह है कि दोनों तरफ से चलते हैं, लेकिन जो प्रवाह तन विलयन से सांद्र की ओर है वो अधिक होता है। तो नेट जो प्रवाह है वो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि उनका नेट प्रवाह तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर है। दूसरा, साम्यावस्था होने तक, दोनों तरफ की कंसंट्रेशन एक होने तक, समान होने तक ये स्वतः प्रवाह चलता रहता है, ऑस्मोसिस क्रिया होती रहती है। परासरण के स्वतः प्रवाह को दाब लगाकर रोका जा सकता है। इस परासरण की क्रिया को, ऑस्मोसिस की क्रिया को यदि हम दूसरी तरफ दाब बढ़ा दें तो इस क्रिया को रोका जा सकता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि परासरण दाब। अब देखिए, ये जो किस्में से हैं मैंने डाली हैं इसमें, अब मैं इसमें से एक निकाल के आपको दिखाता हूं कभी, या आपको दिख रही हो तो यहाँ आप देख लीजिए, स्पष्ट दिखाई दे रही हो। तो अब इसमें एक आध में कोई सिकुड़न शुरू हो गई है, ये सिकुड़न इसमें चालू हो गई है, दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये वही हैं जो बिल्कुल फूली हुई थी, अब ये कंसंट्रेट विलयन में डाल दी हैं। तो
यद्यपि कि पूरी तरह नहीं सिकुड़ पाई हैं, क्योंकि इस क्रिया में समय लगता है और समय लगने के कारण देरी से सिकुड़ेंगी पूरी तरह। लेकिन अब आप इसमें देख रहे होंगे बिल्कुल स्पष्ट, देखो ये दिखाई दे रहा है कि इसमें सिकुड़न आ रही है, ये कुछ सिकुड़न आ रही है। माने कि जो स्वतः प्रवाह पहले शुद्ध विलायक का अंदर की ओर था, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी किशमिश है ना, इसकी ऊपर की लेयर ये अर्ध पारगम में झिल्ली का काम करती है, अर्ध पारगम में झिल्ली का काम करती है। अब क्योंकि वो अर्ध पारगम में झिल्ली है तो शुद्ध जल में हम डाला है, माने कि वो शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह होता है विलायक का, तो उसमें तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह हुआ तो ये किशमिश फूल गई, क्योंकि जल अंदर की तरफ गया। और इस पोजीशन में ये हमने नमक का घोल बना दिया है, नमक के घोल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो इसके अंदर के घोल की कंसंट्रेशन से अधिक है, तो इसलिए अंदर के जो विलायक के अणु हैं वो इस अर्ध पारगम में झिल्ली से बाहर की तरफ निकलने लगे हैं। और अब आप देख रहे हैं, हालांकि ये क्रिया बड़ी धीमी होती है, देर में होती है, इसीलिए थोड़ा सा सिकुड़न आपको यहाँ महसूस हो रही होगी इसमें, तो वो थोड़ी सी सिकुड़न इसमें बन गई है। तो अब ये धीमे धीमे रखे रहेंगे तो ये सिकुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। तो ये दो प्रकार की क्रिया होती है। एक प्रकार की क्रिया हमारी होती है जिसे हम कहते हैं बाह्य परासरण। ये क्रिया देखिए कैसे होती है, थ्योरेटिकली आप देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारे दो पात्र हैं, इस तरह से आप समझ लीजिए। थोड़ा बड़ा बनाइए। इन दो पात्रों को जोड़ा हुआ है, ठीक है। यहां ये हमारी अर्ध पारगम में झिल्ली जाएगी। अब इसमें ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक मान लीजिए जल ही है, और यहां आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। जो हमारा विलयन है, ये क्या है, ये विलयन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, विलयन है, विलयन। अब क्योंकि ये हमारा विलयन है तो ये अर्ध पारगम में झिल्ली जो हमारी है बीच में, इसमें ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। ये हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अब इससे शुद्ध विलायक इधर को बढ़ रहा है तो इसमें विलायक के कण इस विलयन में जाएंगे जब तक कि इसकी सांद्रता एक जैसी नहीं हो जाती, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये इतनी सांद्रता तक ऊपर बढ़ गया है, माने इसमें इधर से इधर को प्रवाह स्वतः उसका हो रहा है। ये क्या है, शुद्ध विलायक का विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह
प्रवाह। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है इसका बाह्य ऑस्मोसिस। पहला प्रकार है इसका हमारा, कौन सा प्रकार है हमारा, पहला प्रकार है हमारा बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, बाह्य परासरण, या इसको हम कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरा जो परासरण है उसे हम कहते हैं अंतः परासरण। अंतः परासरण, ठीक है, या इसको हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस, या इसको कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, बाह्य परासरण या अंतः परासरण। अब देखिए बाह्य परासरण में क्या होता है, बाह्य परासरण में जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने नमक के घोल में डाल रखा है तो इसमें ये सिकुड़न पैदा हो गई है, तो ये हमारा क्या है कि बाह्य परासरण है। माने कि इसके अंदर से, क्योंकि ये किसमिस है, किसमिस की बाह्य झिल्ली कैसी है हमारी, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, और इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से अंदर से विलायक के कण बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, बाह्य परासरण है। इसी तरह से जब हम इन किसमिसों को जल में डाल देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, जिससे किसमिस फूल जाती है, वो हमारा अंतः परासरण है, एंडो परासरण या एंडो ऑस्मोसिस है। उसमें क्या होता है कि जो बाह्य विलायक के कण है वो अंदर की तरफ जाते हैं और किसमिस हमारी फूल जाती है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। परासरण भी आपकी समझ में आ गया होगा कि शुद्ध विलायक विलयनों में जाता है या तन विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन तरफ जाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है विसरण की या फैलने की, इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, परासरण और ये ऑस्मोसिस जो है, जिसे हम कह रहे हैं कि विसरण, सॉरी विसरण जिसे हम डिफ्यूजन कह रहे हैं वो, और परासरण जिसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं, इनमें क्या अंतर है। तो देखिए इसमें अंतर पहले आप समझ लीजिए। पहला अंतर यह है कि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, यहां ये स्वयं ही फैलते हैं, और परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। दूसरा, विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में फैलते हैं, इसमें ये प्रतिबंध नहीं है, विलेय विलायक दोनों तरफ फैलते हैं, ठीक है। लेकिन विलायक, इसमें परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, माने अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा उस दिशा में चलेंगे, उस दिशा में फैलेंगे, उस दिशा में स्वतः प्रवाह होगा जिस दिशा में सांद्रता अधिक हो, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात है कि विलेय के कण, यहां ये ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। इसमें विलेय के कण किधर को जाते हैं, विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, यहां विलेय के कण जाते हैं,
और देखिए इसमें क्या है कि विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। तो यहाँ विलेय के कण भी चलते हैं और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। यहाँ विलायक के कण जाते हैं और विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। यहाँ अधिक से कम की तरफ चलते हैं। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कम से अधिक की तरफ, यहाँ अधिक से कम की तरफ चलते हैं। चौथी बात यह है कि विसरण तीव्र गति से होता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, देखिए अब ये पूर्णतः विलयन बन चुका है, अब इसमें कोई अंतर नहीं है। आपने देखा पूरा विसरण इसमें हो चुका है, तो ये बहुत जल्दी हो गई प्रक्रिया। लेकिन यहाँ मैंने ये दिखाया कि देखिए इसमें सिकुड़न पड़ रही है, अभी आपके सामने डाला है, इसको आपको दिख रहा होगा। तो अब उतनी ज़्यादा इसमें सिकुड़न नहीं है आ पाई है जितनी आ जानी चाहिए, क्योंकि ये क्रिया थोड़ा समय लेगी। तो समय आ गई है, वैसे इसमें सिकुड़नें आ गई हैं, आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन उतनी जल्दी नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी मूल रूप से जो किसमिस है वो इस रूप की है। ये आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल पिचकी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए ये बिल्कुल पिचकी हुई है। तो अब इसी मूल रूप में अभी नहीं आएंगे, काफी समय लगेगा। तो इसलिए विसरण तीव्र गति से होता है और परासरण धीमी गति से होता है। मेरे ख्याल से विसरण और परासरण ये दोनों का अंतर भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि यहाँ हम परासरण की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तो पहले हम अर्ध पारगम्य झिल्ली की बात करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।